नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेज आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन उनका उद्देश्य धीरे धीरे करके प्रशासन करने का हो गया। अर्थात उनका उद्देश्य व्यापार करने के स्थान पर प्रशासन करने का हो गया। अब वह भारत में प्रशासनिक सत्ता को हथियाने में लग गए थे। अब जब वह प्रशासनिक सत्ता को हथियाने में लगे तो उन्होंने बहुत सारी विदेशी शक्तियों का भी अंत किया, बहुत सारे देशी राजाओं से भी युद्ध लड़ा, बहुत सारे देशी राजाओं से भी लोहा लिया। इस कारण उन्होंने बहुत सारी ऐसी नीतियां अपनाई, बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए जिसके कारण समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वह शिक्षित वर्ग हो, चाहे वह कृषक वर्ग हो, चाहे वह मजदूर वर्ग हो, सभी का धीरे धीरे शोषण होने लगा। अब इस शोषण के द्वारा बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी हो रही थीं जो कि विद्रोह के रूप में सामने आ रही थीं। जैसे हमने देखा था कि आदिवासियों ने भी जगह जगह पर समय समय पर विद्रोह किए और उसी तरीके से कृषकों के द्वारा भी विद्रोह किए गए। और वह विद्रोह छोटे स्तर पर हुआ करते थे, छोटे उद्देश्यों को लेकर हुआ करते थे, क्योंकि उस समय की जो ब्रिटिश की नीति थी वह कैसी थी? वह थी या तो भू राजस्व की नीति थी, बी औद्योगिकरण की नीति थी, या फिर आदिवासियों के क्षेत्रों को हस्तक्षेप करने की नीति थी। तो इन छोटी छोटी नीतियों के आधार पर छोटे छोटे विद्रोह किए गए और उन विद्रोहों को सही तरीके से सही समय पर ब्रिटिश सरकार द्वारा दबा भी दिया गया। चूंकि यह विद्रोह बहुत ही हिंसात्मक तरीके से उत्पन्न होते थे और ब्रिटिश सरकार ने हिंसात्मक तरीके से इन विद्रोहों को दबा भी दिया। फिर आगे चलकर 1857 की एक ज्वाला भड़की, जिसे 1857 का महान विद्रोह कहा गया। 1857 में पूरे देश के जितने भी राजा हुआ करते थे, जितने भी रियासतें हुआ करती थीं, वह धीरे धीरे एक होने लगीं। उनका उद्देश्य जो कि स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ था, अपने अपने हितों को लेकर शुरू हुआ था, आगे चलकर वह एक उद्देश्य में परिवर्तित होने लगा। और यह विद्रोह भी बहुत निर्मम तरीके से दबा दिया गया, लेकिन उसके तात्कालिक परिणाम तो ज्यादा कुछ नहीं हुए, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम बहुत ज्यादा हुए। क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह से ब्रिटिश सरकार कांप गई थी। ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि भारतीय यदि एक हो जाएंगे तो हमें भारत से हटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और भारतीय भी इस चीज को समझ गए थे, भारतीय भी ब्रिटिश की शोषणकारी नीति को समझ गए थे और उनको भी लगने लगा था कि हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद जैसी भावना का जन्म होना चाहिए। जब तक हम सारे राष्ट्र को साथ में लेकर नहीं चलेंगे, जब तक हम सभी लोगों का एक ही मकसद नहीं होगा, एक ही उद्देश्य नहीं होगा, तब तक हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इन विदेशी शक्तियों को अपने भारत से बाहर नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद फिर आता है पुनर्जागरण का समय। और पुनर्जागरण में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं जो समाज सुधार और धर्म सुधार की दिशा में कार्य करते हैं, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करते हैं, लोगों को समाज के प्रति, लोगों को दैनंदिन की जीवन के प्रति जागरूक करते हैं। तो इस जागरूकता के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है और धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो भारत में जो भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके पीछे कोई एक कारण ना होकर बहुत सारे कारणों का मिला जुला रूप था। जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक एकीकरण का प्रयास किया। राजनीतिक एकीकरण हेतु इन्होंने एक समान प्रशासन तथा न्याय कानून बनाने का प्रयास किया, जिस तरीके से सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सके। उन्होंने सोचा था कि भारत का एकीकरण हम कर लेंगे अपने फायदे के लिए, लेकिन वह ये नहीं समझ पाए कि इससे जो भारतीय लोग हैं वह भी एक सूत्र में पिरो जाएंगे, उनमें भी एकता का भाव जन्म लेने लगेगा। ब्रिटिश शासन की विदेशी एवं क्रूर प्रकृति, जिस तरीके से उनकी शोषण की नीति थी, जिस तरीके से वह कृषकों का, मजदूरों का, शिक्षित वर्गों का शोषण कर रहे थे, उद्योगपतियों का या लघु या कुटीर उद्योगों का शोषण कर रहे थे, उससे लोगों में आक्रोश की भावना जन्म ले रही थी। एक बार आक्रोश की भावना 1857 में भड़की थी, लेकिन उसे निर्ममता तरीके से, निर्ममता पूर्वक ब्रिटिश सरकार द्वारा दबा दिया गया था। लेकिन अब लोगों को लगने लगा था कि इस औपनिवेशिक शक्ति से हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना है, हमें इनसे मुक्ति पाना है। तो धीरे धीरे एक ऐसे संगठन की स्थापना की जरूरत महसूस होने लगी, एक राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेने लगी कि हम जब तक बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन नहीं करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर इनका विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं होगी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति अपनाई गई भेदभाव नीति, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति अपनाते थे, वह चाहे सेना में हो,
चाहे कृषक वर्ग में हो, चाहे व्यापारी वर्ग में हो, चाहे आम जनता के मध्य हो, सभी में भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। लोगों से, भारतीयों से छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, जिस कारण से लोगों में विदेशी शक्ति के प्रति एक हीन भावना ने जन्म लिया। उनको वो पराया समझने लगे और उन्हें भारत से भगाने की भावना उनके मन में जन्म लेने लगी। लॉर्ड लिटिन की प्रतिक्रियावादी नीति, लॉर्ड लिटिन ने कुछ इस तरीके की नीतियां अपनाई, जैसे कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, लोगों को अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरीके के प्रतिबंध लगाने से लोगों में एक आक्रोश की भावना ने जन्म लिया और उसी आक्रोश की भावना ने भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। एल्बर्ट बिल विवाद, एल्बर्ट बिल विवाद बहुत ही प्रसिद्ध विवाद है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि होता क्या था कि कभी भी कोई विवाद होता था, चाहे वह भारतीय और अंग्रेजों के मध्य हो, भारतीय या भारतीय के मध्य हो, या अंग्रेज के मध्य हो, उसकी सुनवाई जो अंग्रेज न्यायाधीश हुआ करते थे, जो अंग्रेज जज थे, वही सुनवाई किया करते थे। लेकिन एल्बर्ट बिल के द्वारा लॉर्ड रिपन ने एक अधिनियम ला दिया जिसमें अंग्रेजों की जो सुनवाई थी वह अब हिंदू जजों के द्वारा, भारतीय जजों के द्वारा भी की जाएगी। इससे अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार थी वह क्या हो गई, इनसे इसके विरुद्ध में हो गई और एल्बर्ट बिल का विवाद करने लगी, जिससे लोगों में, भारतीयों में एक जागरूकता का विकास हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका रवैया सिर्फ शोषण का है, उसका रवैया सही तरीके कानून चलाने का नहीं है। समाज धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो कि पुनर्जागरण के समय चलाए जा रहे थे, भारतीय पुनर्जागरण में, चाहे वह ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, प्रार्थना समाज हो, बहावी आंदोलन हो या फिर पारसी धर्म में सुधार आंदोलन हो, इन आंदोलनों के द्वारा लोगों में जागरूकता का विकास किया गया, उन्हें उनकी शिक्षा, उनके अधिकारों से उन्हें जागरूक कराया गया। पाश्चात्य चिंतन और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, पाश्चात्य चिंतन और अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से लोगों को अंग्रेजी सभ्यता के विषय में जानने का मौका मिला। लोगों में यूरोप में क्या चल रहा है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, समाज किस तरीके से संचालित होता है, वहाँ की संस्कृति किस तरीके की है, उसको जानने का मौका मिला। और उसको जानकर ही आगे जाकर अपने ऊपर या भारतीयों के ऊपर ब्रिटिश सरकार किस तरीके से सत्ता स्थापित कर चुकी है, किस तरीके से उनका शोषण कर रही है, उससे मुक्ति पाने का भी ये तरीका सोचने लगे। यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव, जब उन्हें पाश्चात्य शिक्षा का अनुभव हो चुका था, पाश्चात्य शिक्षा से उन्हें प्राप्त हो चुकी थी, तो यूरोप वर्ग में क्या हो रहा है, यूरोप देशों में क्या चल रहा है, किस तरीके से वहां के लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन चला रहे हैं, किस तरीके से ब्रिटेन जगह जगह से हार प्राप्त कर रहा है, तो उन सभी की जानकारी लोगों को मिलने लगी और लोगों को लगा कि जिस तरीके से यूरोपीय जनता उनके शासकों का विरोध कर सकती है, उस तरीके से हम भी क्यों ना इन शासकों का विरोध कर इन्हें भारत से बाहर भगा दें। परिवहन एवं संचार ने भारतीयों में जागरूकता का विकास किया, एक दूसरे लोगों से मिलने का मौका मिला, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के भाव, एक दूसरे के उद्देश्य को जानने का मौका मिला और इन सभी से राष्ट्रवाद की भावना ने लोगों के अंदर जन्म ली और यहाँ से एक भावना निकल के आती है जिसे कहा जाता है राष्ट्रवाद। और यही राष्ट्रवाद की भावना आगे चल के भारत को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी राष्ट्रवाद की भावना से जन्म लेती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे उद्देश्य थे। जैसे कि बहुत सारे उद्देश्य क्या थे, ब्रिटिश सरकार ने भी इसकी स्थापना पर महत्व दिया था और भारत की जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जिसमें वकील थे, उदारवादी नेता कहे जाते हैं, जिसमें वकील थे, शिक्षक थे, चिकित्सक थे, इंजीनियर थे, ये जो पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे वो लोग शामिल थे। तो उन सभी के उद्देश्य थे, क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वह चाह रहे थे कि हम अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाएं और उन्हें ब्रिटिश सरकार को मानने के लिए हम मजबूर करें या ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाकर उन्हें मनवाने का कार्य करें, जिससे कि हमारे जो आर्थिक हित हैं, हमारे जो सामाजिक हित हैं वो पूर्ण हो जाएं। ध्यान रखना, जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, वो प्रारंभ में खुद के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हुई थी। जो अभिजात वर्ग था, जो शिक्षित वर्ग था, वह सिर्फ स्वयं के उद्देश्यों को पूर्ण करना चाह रहा था, वह आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाह रहा था, वह राजनीतिक अपना प्रभुत्व बनाना चाह रहा था। उसको भारत में क्या चल रहा है, निचले स्तर पर किस तरीके से शोषण हो रहा है, ब्रिटिश नीतियां किस तरीके से कार्य कर रही, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था।
और ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि एक इस तरीके का वर्ग हमारे सामने आ जाए जो हमारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाए, और लोग यदि कोई विरोध करते हैं, कोई आक्रोश की भावना जन्म लेती है, जैसे कि 1857 में हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हुई थी, तो उस तरीके की भावनाओं को दबाने में हमारी मदद करें, क्योंकि भारतीय लोगों की बातें भारतीय लोग ही समझेंगे। और यदि हम एक ऐसा संस्थान बना देते हैं, एक ऐसी संस्था का निर्माण कर देते हैं जो हमारी बातों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाएगी, तो लोग उसे मानने के लिए जरूर राजी होंगे। तो दोनों का अलग अलग उद्देश्य था। उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। कहां पर की गई थी? बंबई में की गई थी। पहले यह पूना में की जानी थी, लेकिन वहां पर प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग बहुत ज़्यादा फैल जाने के कारण फिर इसकी स्थापना बंबई में हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ध्यान रखिएगा, कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को बंबई में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। और इसकी सदस्य संख्या प्रारंभ में थी 72। कितनी थी? 72 थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे बीसी बनर्जी या बिमेश चंद्र बनर्जी को। पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बिमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। शुरुआत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उद्देश्य अलग अलग थे, और यह उदारवादी नेताओं के हाथों में थी। उदारवादी नेता अपनी मांगों के द्वारा, अपने अनुमोदन के द्वारा, अपने प्रस्तावों के द्वारा, अपने धरनों के द्वारा अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाती थी और उन्हें मनवाने का प्रयास करती थी। इस समय तक उग्रता जैसी कोई बात नहीं थी। वह तो निवेदन, अनुमोदन के द्वारा ही अपनी बातों को मनवाना चाहती थी, संवैधानिक तरीके से ही अपने कार्य को करवाना चाहती थी। इस समय तक, जब तक बंगाल विभाजन नहीं होता, उस समय तक जो कांग्रेस है वह सिर्फ दया क्रम पर पलने वाली एक संस्था के रूप में चल रही थी। वह ब्रिटिश सरकार की नज़रों में विरोध की भावना नहीं पनपने देना चाह रही थी। वह बस सहयोग की भावना चाह रही थी कि आप हमारा सहयोग करते रहो और हम आपका सहयोग करते रहेंगे। इस समय जो नेता थे, जैसे कि प्रमुख थे ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, इनके विषय में भी प्रश्न आ जाता है 3 नंबर में, तो इनको हम देख लेते हैं कि ए.ओ. ह्यूम कौन थे। तो यह इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और यह ब्रिटिश सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। कौन थे? सेवानिवृत्त अधिकारी थे। किसके? ब्रिटिश सिविल सेवा के। और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? उनकी स्थापना का उद्देश्य यही था कि एक सेफ्टी बल्ब के रूप में हमारा कार्य करें, एक तड़ित चालक के रूप में कार्य करें। जैसे कि कोई बिजली यदि हम पर गिरती है तो वह हम पर ना आकर इस तड़ित चालक पर गिरे और एक तड़ित चालक उसको समाहित कर ले। 1884 में इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। किसकी की थी? INU की, जिसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो प्रारंभ में जब स्थापना हुई थी वो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से ही की गई थी। ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के उपनाम से भी जाना जाता था। अब हम कुछ उदारवादी नेताओं को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से उदारवादी नेता थे जिनका प्रभुत्व कांग्रेस की शुरुआत में था। फिर बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या, किस तरीके से आधुनिक भारत में घटनाएं घटी और किस तरीके से आंदोलन हुए। उदारवादी नेताओं में सबसे पहले हम देखते हैं बिमेश चंद्र बनर्जी को। तो बिमेश चंद्र बनर्जी उदारवादी नेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्होंने 1883 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की थी। किसकी की थी? यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना की थी। फिर हम दादा भाई नौरोजी की बात कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वायोवृद्ध नेता या ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, वायोवृद्ध नेता कहा जाता है। यह पहले भारतीय थे जिन्होंने 1892 में उदारवादी दल की ओर से, जो फिन्सबरी थी, फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। यह पहले भारतीय थे जो फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। किसकी तरफ से? उदारवादी दल की तरफ से। और इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिना ताज का बादशाह। इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो कौन से संगठन की स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना के पहले भी बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिनका निर्माण हो चुका था, छोटे छोटे स्तर पर हो चुका था, लेकिन वह एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन नहीं बन पाए थे। राष्ट्रीय स्तर का संगठन कौन बनता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही बनती है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जो महात्मा गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु थे।
इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 में ही इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में, जिसके द्वारा ही कांग्रेस की जो सूरत फूट होती है 1907 में, उसके बीज पड़े थे। उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द दिया गया था। कौन सा शब्द दिया गया था? स्वराज शब्द। तड़ित चालक का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। तड़ित चालक का सिद्धांत क्या होता है? इन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो तड़ित चालक की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात यदि कोई आंदोलन या कोई विद्रोह होता है तो उसे यह समाहित कर लेगी, और ब्रिटिश सरकार यदि कोई नीतियां अपनाती हैं तो उसको भी यह जनता तक पहुंचाने का कार्य करेगी। तो जितना भी नुकसान है वह यह कांग्रेस झेलेगी, ना ब्रिटिश सरकार झेलेगी और ना ही आम जनता झेलेगी। मदन मोहन मालवीय ये भी उदारवादी नेता थे। इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की थी और हिंदी पत्रिका अभ्युदय का संपादन किया था। तो हिंदी पत्रिका कौन सी है इनकी? अभ्युदय है, और हिंदू महासभा की स्थापना की थी। 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इनके विषय में ये जानकारी है। साथ ही साथ 24 दिसंबर 2014 की बात करें तो 24 दिसंबर 2014 को मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। महादेव गोविंद रानाडे की बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे। इन्होंने पश्चिम भारत का सुकरात कहा जाता है। इनको हम एक बार डिटेल्स में भी देख चुके हैं पहले, फिर भी देख लो एक बार। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज के प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रार्थना समाज को का प्रचार प्रसार इन्होंने बहुत मात्रा में किया था। फिर अब होता क्या है कि यह अपना प्रचार प्रसार सही तरीके से चलाते रहते हैं। जो उदारवादी नेता हैं इनके हाथों में कांग्रेस होती है, और यह अपना जो भी कार्य करते हैं वह कैसे करते हैं? उदारवादी तरीके से करते हैं। ये जितने भी नेता होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, समृद्ध परिवार से होते हैं, और इनका उद्देश्य होता है ब्रिटिश सरकार से दुश्मनी मोल ना लेते हुए अपनी मांगों को अनुमोदन पत्रों के माध्यम से पहुंचाना। यदि मांग मानने से इनकार कर दिया जाता था तो आंदोलन किया करते थे। बस इतना ही काम करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। लेकिन अब ब्रिटिश सत्ता को लगने लगा कि जो पूर्वी भारत है, जो बंगाल वाला क्षेत्र है, वहां पर ऐसा ना हो कि जिस तरीके से 1857 में विद्रोह पनपा था आगे चलकर यहां पर विद्रोह पनप जाए। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि वहां पर कुछ क्रांतिकारी घटनाएं धीरे धीरे होना स्टार्ट हो चुकी थीं, तो उन घटनाओं को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार बंगाल का विभाजन कर देती है। देखिए, बंगाल विभाजन के पीछे जो ब्रिटिश सरकार का मत होता है तो वह कहते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र है बहुत बड़ा है, और बड़ा होने के कारण यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टि से हम सही तरीके से शासन नहीं चला पाते। जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वह हमारी प्रशासनिक दृष्टि से अछूता रह जाता है और उसे प्रशासन का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए हम सारे बंगाल को दो भागों में बांट देते हैं, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में हम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को रखेंगे और पश्चिमी बंगाल में हम हिंदू बहुल क्षेत्रों को रखेंगे। तो उनका उद्देश्य तो ये होता है, लेकिन बाद में उनका उद्देश्य उभर कर सामने आता है कि उनका उद्देश्य प्रशासनिक दृष्टि से नहीं था, बल्कि जो उग्रवादी आंदोलन यहां पर जन्म ले रहे थे, जो आगे चलकर ब्रिटिश सत्ता के लिए चुनौती बन सकते थे, उन आंदोलनों को, उन विद्रोहों को दबाने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। और बंगाल का विभाजन करने का निर्णय जो लेते हैं वो बैसराय कर्जन लेते हैं। कौन लेते हैं? बैसराय कर्जन लेते हैं। और यह विभाजन का निर्णय लिया जाता है 19 जुलाई 1905 को। कब लिया जाता है? 19 जुलाई 1905 को। जैसे ही निर्णय लिया जाता है, फिर आगे चलकर 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो जाता है, और उसी दिन को भारतीय शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके दिवस के रूप में मनाते हैं? शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिवस से फिर आगे चलकर लोग इकट्ठे होने लगते हैं और फिर आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा गढ़ते हैं। इसका उद्देश्य था बंगाल को विभाजित कर जो राष्ट्रवाद को कमजोर करना, और विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। बैसराय हार्डिंग द्वितीय बैसराय थे, उस समय इसको रद्द कर दिया गया। तो ध्यान रखिए, बंगाल विभाजन 1905 था। 1905 में हुआ था, निर्णय लिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था। बंगाल विभाजन की प्रक्रिया चलती रही, लेकिन बीच में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिस कारण से बंगाल विभाजन कमजोर पड़ गया। बंगाल विभाजन के प्रति जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट होता है 7 अगस्त 1905 को, तो यह स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है और 1911 तक ये भी चलता रहता है। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द कब होता है? जब हार्डिंग उसे रद्द करता है। उसके पहले बंगाल विभाजन की रूपरेखा सही तरीके से गढ़ी जाती है।
तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है भारतीयों के द्वारा और इसका प्रारंभ किया जाता है 7 अगस्त 1905। ये डेट आपको याद रखनी है, चाहे बंगाल विभाजन की हो, बंगाल विभाजन के निर्णय की हो, बंगाल विभाजन के प्रभावी होने की हो, शोक दिवस की हो या स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की हो, ये डेटें पूछी जाती हैं। तो यह कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था और इसका कार्यक्रम रखा गया था कि हमें बहिष्कार करना है। किस किस का? विदेशी वस्तुओं का, विदेशी शिक्षा का या विदेशी स्कूलों का और विदेशी नौकरियों का। लोगों से अपील की गई, भारतीय लोगों से अपील की गई कि जो भी लोग विदेशी सेवाओं में नौकरियां कर रहे हैं वह अपनी नौकरियां छोड़ दें। जो भी विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं वह उनका उपयोग करना बंद कर दें। जो भी विदेशी स्कूलों में पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं वह स्कूलों में जाना बंद कर दें। तो बहिष्कार करने की बात की गई। साथ ही साथ महिलाओं द्वारा जो विदेशी दुकानें थीं, जो विदेशी शराब की दुकानें थीं, उन पर धरना दिया गया और उन्हें बंद करने पर दबाव डलवाया गया। साथ ही साथ समाज में जो भी कुरीतियां व्याप्त थीं, बहुत सारी कुरीतियां चल रही थीं, उन कुरीतियों को खत्म कर कर समाज सुधार और धर्म सुधार की भी बात इसमें कही गई। स्वदेशी अपनाना, साथ ही साथ अपने देश को मजबूत करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं को आप आग लगा दो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो और अपनी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, क्योंकि जब तक हम स्वदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा। ये ब्रिटिश शासन इसी तरीके से हमारा शोषण करता रहेगा। तो दोस्त लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी, एक दूसरे से एकता का प्रतीक माना और इसी समय बहुत सारे समाज सुधारक थे, बहुत सारे आंदोलनकर्ता थे जिन्होंने इसमें सहयोग लिया और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन आगे चलकर जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में सूरत की फूट हो जाती है। उसके पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, फिर सूरत की फूट हो जाती है, जिस कारण से जो कांग्रेस है वह दो दल में बढ़ जाती है, एक उग्रवादी दल और एक उदारवादी दल, जिस कारण से यह आंदोलन कमजोर पड़ जाता है और आंदोलन कमजोर पड़ जाने के कारण यह स्वदेशी आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाता और अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाता। बंगाल विभाजन हो जाता है, लेकिन बाद में जब हार्डिंग द्वितीय आता है तो वह 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित करता है और बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है। तो स्वदेशी आंदोलन समझ में आया। यदि स्वदेशी आंदोलन आपसे पूछा जाएगा तो 5 नंबर में आप क्या लिखेंगे? प्रारंभ कब हुआ था, कार्यक्रम इसमें क्या रखा गया था। अब हम बात कर लेते हैं उग्रवादी नेता, क्योंकि जैसे ही सूरत की फूट होती है तो दो प्रकार के वर्ग बढ़ जाते हैं। एक उदारवादी वर्ग, उदारवादी नेता हम देख चुके हैं, और एक उग्रवादी नेता, क्योंकि बाद में कांग्रेस का जो नियंत्रण है वो किसके हाथों में आ जाता है? उग्रवादी नेताओं के हाथों में आ जाता है। उग्रवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपनी मांगों को बनवाने के लिए यह आंदोलन, यह धरने का सहारा नहीं लेते, उपवास का सहारा नहीं लेते, याचनाओं या पत्रों का सहारा नहीं लेते, ये बंदूक का सहारा लेते, ये हथियारों का सहारा लेते थे या हिंसा का सहारा लेते थे। इसलिए इनको उग्रवादी नेता कहा जाता था। उग्रवादी नेताओं की बात करें तो इनमें बाल गंगाधर प्रमुख थे। बाल गंगाधर, जिन्हें लोकमान्य या भारत का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता था, ये पहले व्यक्ति थे जिसे 1882 में पत्रकारिता के आधार पर सजा सुनाई गई थी। अर्थात पत्रकारिता के आधार पर सजा पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। 1896-97 में महाराष्ट्र में कर ना देने का भी इन्होंने आंदोलन चलाया, और यह एक ऐसे कांग्रेसी व्यक्ति थे जो कभी भी, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद भी, कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। फिर लाला लाजपत राय की बात करते हैं। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अपने सिर पर लाठी के बार के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। बीडी सावरकर की बात करें तो इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। इनका पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 1899 में मित्र मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मित्र मेला, जो कि एक उग्रवादी संगठन था। तो किसकी स्थापना की थी? मित्र मेला की स्थापना की थी। इन्हें 1910 में नासिक षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया था। नासिक षड्यंत्र केस में बीडी सावरकर पर मुकदमा चलाया गया था। ऐसे ही 1937-1942 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहते हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक एक पुस्तक भी लिखते हैं। तो इनके विषय में बहुत सारी जानकारियां हैं। पहले तो इनका पूरा नाम क्या है, इन्होंने किस संगठन की स्थापना की, इन पर कौन सा केस चला, इन्होंने किसके अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने कौन सी किताब लिखी है। अब बात कर लेते हैं हम रास बिहारी बोस की। रास बिहारी बोस ये भी उग्रवादी नेता थे। इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या पर षड्यंत्र किया था। लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर इन्होंने बम फेंकने का प्रयास किया था, लेकिन बम लॉर्ड हार्डिंग पे ना गिरकर एक कनाडियन महिला की गाड़ी पर गिर गया था, जिसके कारण फिर इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी और यहाँ से भाग निकले थे।
1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का इन्होंने गठन किया था, कहां पर, जापान में, और आजाद हिंद फौज के गठन में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण था। कामागाटा मारू केस देख लेते हैं। तो ये उग्रवादी हमने नेता देखे, इनकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे अभी कि किस तरीके से ये सूरत की फूट होती है, क्या कारण थे। उससे पहले एक केस है जो 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना है, तो उसको देख लेते हैं। 3 नंबर में भी यहां से प्रश्न आ सकता है, कामागाटा मारू केस था क्या। तो दोस्तों ये केस हुआ था 1914 में। 1914 में हुआ क्या था कि पहले जो कनाडा था वहां पर एक अधिनियम था कि जो भी व्यक्ति भारत से सीधे कनाडा में आना चाहें तो उन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन एक बार न्यायालय की एक जजों की एक पीठ बैठी, उस पीठ ने कुछ लोगों को जो भारत से सीधे कनाडा गए थे उनको प्रवेश दे दिया। तो एक व्यक्ति थे पंजाब के जिन्हें गुरुदत्त सिंह कहा जाता है। गुरुदत्त सिंह को लगा कि जिस तरीके से अभी ये पीठ बैठी है और इसने भारत से सीधे आने वाले लोगों को कनाडा में प्रवेश कर दे दिया है, तो क्यों ना हम लोग भी चलें और हम लोगों को भी ये डायरेक्ट कनाडा में प्रवेश दे देंगे। तो ये क्या करते हैं, हांगकांग के एजेंट से एक जहाज खरीदते हैं, किराए पर लेते हैं, और उस जहाज का नाम रहता है कामागाटा मारू। उस जहाज को लेकर आगे बढ़ते हैं और 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर कनाडा पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, वैंकूवर कनाडा के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर वह अधिनियम फिर से लागू हो जाता है कि भारत से आने वाला सीधा कोई भी भारतीय कनाडा सीधे प्रवेश नहीं कर सकता। तो इनको वैंकूवर से वापस लौटा दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार को संपर्क किया जाता है कि आपके यहां से बहुत सारे लोग, करीब 376 यात्री हमारे कनाडा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार इनको पत्र लिखती है और इनको वापस बुलाती है कि आप वापस आ जाओ, आप कैसे हमारी बगैर अनुमति के कनाडा में प्रवेश करने के लिए गए। तो ये वापस लौटते हैं और वापस लौटकर कहां पर, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचते हैं। और जैसे ही कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो वहां पर ब्रिटिश सैनिक और इन यात्रियों के बीच झड़प चालू हो जाती है। और जैसे ही इनमें झड़प चालू होती है तो इस झड़प में 18 यात्री मारे जाते हैं और शेष 358 यात्रियों को जेल में भर दिया जाता है। और इसी केस को, जो इन पे केस चलाया गया था, उसी केस को कहा जाता है कामागाटा मारू केस, और यह केस हुआ था 1914 में। तो समझ में आया। यदि आपसे पूछा जाता है तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि जो कामागाटा मारू है वह एक जहाज है जिसे पंजाब के गुरुदत्त सिंह ने मार्च 1914 को हांगकांग के एजेंट से किराए पर लिया था। और गुरुदत्त सिंह ने इस जहाज को लेकर 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर कनाडा के लिए रवाना हुए। लेकिन कनाडा में प्रवेश न मिलने के कारण यह ब्रिटिश सरकार के यहाँ बुलाने पर वापस आए और जहाज के बजबज या कलकत्ता पहुंचते ही यात्रियों और पुलिसों के बीच मध्य झड़प हो गई और इस झड़प में 18 यात्री मारे गए और 358 यात्री को जेल में बंद कर दिया गया। और इसी पूरे प्रकरण को कहा जाता है कामागाटा मारू केस। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं मुस्लिम लीग। बात है 1906 की। अब क्या हो रहा था, कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत ज्यादा फैल जाता है, कांग्रेस बन जाती है। कांग्रेस अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए लगभग आगे बढ़ती रहती है। लेकिन यहां पर इस्लाम प्रभुत्व के जो नेता होते हैं उनको लगता है कि हमारे इस्लाम का जो महत्व है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ब्रिटिश सरकार का जो रवैया है वो हमारे प्रति कम है, या हम पर जो उनकी दृष्टि है वो कम है, और कांग्रेस अपनी सारी मांगों को मनवाने में सफल हो रही है। तो यहां पर कुछ मुस्लिम नेता होते हैं, वो लॉर्ड मिंटो के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब हमारी भी कुछ मांगे हैं, उनको भी आप मान लीजिए। तो कहते हैं ठीक है, हम आपकी भी मांगे मान लेंगे। ये बोलते हैं कि हमें पृथक निर्वाचन की मांग है, उसको मानिए आप, और हमारे लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान कीजिए। बोलते हैं ठीक है, आपकी हम सारी मांगें मान लेंगे, लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं का कांग्रेस संगठन है उसी तरीके से मुस्लिमों का भी एक संगठन बनाइए आप, और संगठन के द्वारा आप मांग पत्र लेकर हमारे पास आइए, आपकी जो भी मांगें होंगी उनको हम मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसको लेकर दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आगा खां। ध्यान रखिएगा, यहां पर जब आप किताबों में पढ़ते हैं तो आपको लिखा आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों ने की थी। नहीं, स्थापना सलीमुल्लाह खां ने की थी और इसकी अध्यक्षता की थी आगा खां ने। स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1906। 3 नंबर में एक बार पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपको यह तैयार करके रखना भी है। तो कब? दिसंबर 1906 ढाका में की गई थी। कहां पर की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, कब की गई थी ये भी ध्यान रखना है, यहां तक कि महीना तक याद रखना है। दिसंबर 1906। किसने की थी? संस्थापक कौन था? सलीमुल्लाह खां, और प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। मुख्यालय बनाया गया था लखनऊ। कहां पर बनाया गया था? लखनऊ में इसका मुख्यालय बनाया गया था। इसके उद्देश्य थे मुस्लिम लीग के कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना
और जो निष्ठा जब बढ़ जाएगी तो ब्रिटिश सरकार जितने भी अच्छे कार्य हैं वह मुस्लिमों के प्रति ज़्यादा करेगी। मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा एवं उनका विस्तार करना, साथ ही साथ जो कांग्रेस का बढ़ता प्रभाव था उसे रोकना। कांग्रेस का प्रभाव पूरे समाज पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उस प्रभाव को रोकना, मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें विस्तार करना, साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना, ये इसके उद्देश्यों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। आगे जाके 1909 में फिर माल्य मिंटो सुधार आता है। माल्य मिंटो सुधार के तहत मुस्लिमों को मुस्लिम लीग द्वारा प्रयास जो किए जाते हैं पृथक निर्वाचन के, उन्हें मान्यता दे दी जाती है। फिर समय आता है 1907। 1909 के पहले हम सूरत फूट देख लेते हैं। 1907 में होता क्या है कि कांग्रेस में दो दल होते हैं, एक उदारवादी दल और एक उग्रवादी दल, उन दोनों में फूट हो जाती है। उस फूट का कारण क्या था? तात्कालिक कारण नहीं था, उसके पीछे दीर्घकालिक कारण था। जैसे कि इसके बीच पनप रहे होते हैं 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन से। चूंकि 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे होते हैं और उसमें स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया जाता है और 1905 में ही बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया जाता है। जैसे ही बंगाल विभाजन का निर्णय लिया जाता है तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता के पद को लेकर विवाद होने लगता है। 1906 में फिर से कलकत्ता में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। आंदोलन तो चल रहा होता है बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए। 1905 में पहले स्वशासन का ये प्रस्ताव रखते हैं, उसे लेकर चलते हैं, लेकिन यह इतना कारगर सिद्ध नहीं हो पाता। अगले साल का फिर से अधिवेशन होता है 1906 में कलकत्ता में। उस अधिवेशन को लेकर विवाद होता है। उग्रवादी नेता जो चाहते हैं, उग्रवादी लोग चाहते हैं कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उदारवादी नेता का प्रभुत्व इस पर बहुत ज्यादा होता है कांग्रेस पर, और वह दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बना देते हैं। साथ ही साथ यहां पर बंगाल विभाजन को रद्द करने हेतु या बंगाल विभाजन हेतु कुछ प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जैसे कि हमें स्वराज की मांग करना है, स्वदेशी की मांग करना है, बहिष्कार की मांग करना है और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग करना है। अर्थात हमें बहिष्कार को अपनाना है और स्वदेशी को अपनाना है। तो इन चीजों को, इन उद्देश्यों को लेकर विरोध करने की मांग रखी जाती है। तो इस विरोधों को भी सही तरीके से अपनाया नहीं जाता। फिर अगला जो सम्मेलन अगले साल होना था वह होना था नागपुर में। 1907 का अधिवेशन होना था नागपुर में, परंतु नागपुर बाल गंगाधर तिलक के नियंत्रण में था और बाल गंगाधर तिलक उग्रवादियों के नेता थे। तो यहां पर उग्रवादियों का प्रभुत्व ज्यादा होने के कारण उदारवादी इसका स्थान परिवर्तित करके इसका स्थान बना देते हैं सूरत। जैसे ही इसका स्थान परिवर्तन किया जाता है, साथ ही साथ अध्यक्ष के पद को लेकर भी इसमें क्या होता है, विवाद हो जाता है। उग्रवादी चाहते हैं कि हमारे नेता को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उदारवादी अपने नेता को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ बंगाल विभाजन के जो 4 प्रस्ताव थे, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, इसको लेकर भी मतभेद हो जाता है, क्योंकि उदारवादी इसको सही तरीके से पालन करने के मूड में नहीं रहते। तो इन चीजों को लेकर कांग्रेस में झड़प हो जाती है और कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है, एक उदारवादी दल और एक उग्रवादी दल। उग्रवादियों को उदारवादी निष्कासित कर देते हैं, कांग्रेस से हटा देते हैं, और कांग्रेस से हटा देने के बाद उदारवादियों के नियंत्रण में ही रहती है। उग्रवादी अलग से आंदोलन करने लगते हैं, अलग से विद्रोह करने लगते हैं, और इस समय भावना जन्म लेती है जो विद्रोह की प्रथम विद्रोह, अर्थात ब्रिटिश सरकार के प्रति जो हिंसात्मक विद्रोह प्रथम तरीके से जन्म लेते हैं 1857 की क्रांति के बाद, तो वह इसी फूट के बाद जन्म ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सूरत की फूट होती है और कांग्रेस का विभाजन होता है। तो यदि इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरीके से उसमें लिख सकते हैं। फिर अब इस सूरत की फूट हो जाती है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस की स्थापना हो गई, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और फिर सूरत में कांग्रेस की फूट हो जाती है। फिर होता क्या है, अलग अलग उद्देश्यों से चलते रहते हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े संगठन हैं, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो 2 दल हैं, उदारवादी दल और उग्रवादी दल, दोनों एक ही मंच पर आ जाएं, और साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग है और जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो अलग अलग उद्देश्यों को लेकर चल रही है, वह एक मंच पर आकर अपने सामूहिक उद्देश्यों को रखे और इस साथ में रहकर आंदोलन करे, साथ में रहकर मांगों को रखे, जिस कारण से ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो लखनऊ अधिवेशन, इसे ही लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, कांग्रेस लीग योजना भी कहा जाता है, जो कि 1916 में हुई थी। और यह क्यों हुई थी? उदारवादी एवं उग्रवादियों को एक मंच में लाने के लिए, एक साथ लाने के लिए, साथ ही साथ कांग्रेस एवं लीग के मध्य समझौता बनाने के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा प्रयास किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इस सम्मेलन के द्वारा मुस्लिम लीग ने जो कांग्रेस का स्वराज
का सिद्धांत था उसको अपना लिया। ठीक है, हम स्वराज में आपका समर्थन करेंगे, स्वराज प्राप्त करने में आपका समर्थन करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी जो मुस्लिम लीग का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन की मांग, उसको भी क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, उसको भी मान लिया था। तो इस तरीके से यह लखनऊ अधिवेशन सफल हो गया था और सभी एकजुट होकर आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का क्या किया था, विरोध किया था। फिर 1916 का समय आता है। 1916 के समय में ही होम रूल लीग आंदोलन, जैसे ही इनको एक मंच में ला देते हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट अलग अलग स्थान पर होम रूल आंदोलन को चालू करते हैं। होम रूल जो है आयरलैंड का शब्द है और इस आंदोलन का मुख्यतः एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने ही प्रतिपादन किया था। भारत में चलाने का श्रेय इन दोनों को ही जाता है। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन। होम रूल लीग का अर्थ क्या है, होम रूल का स्वशासन। तो ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए हमें अपना शासन नहीं चलाना, हमें अपने स्वतंत्र नहीं होना, हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही रहेंगे। संवैधानिक तरीके से हम स्वशासन को प्राप्त कर लेंगे। छोटी छोटी सेवाओं में आप हमारा योगदान लेने लगे, आप हमें नियुक्त करने लगे, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही साथ जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, उसका विरोध करना और लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना, अर्थात लोगों को जागरूक करना, राष्ट्रवाद की भावना जगाना, संवैधानिक तरीके से स्वराज प्राप्त करना और समाज में जो विभिन्न वर्गों में लोग बटे हुए थे, जिनमें छुआछूत की भावना जन्म ले रही थी, उसे समाप्त करना होम रूल लीग का प्रमुख उद्देश्य बन जाता है। इसका महत्व क्या था, देखिए आगे चलकर होम रूल लीग आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। वो प्रीलिम्स की बात है, क्योंकि मेंस में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कैसे ये समाप्त हुआ। इसका सिर्फ आपको उद्देश्य पता होना चाहिए, महत्व पता होना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि एनी बेसेंट से बाद में जो होता है समर्थन प्राप्त कर लिया जाता है, उनकी छोटी सी मांगें मान ली जाती हैं और उसके साथ ही वह होम रूल आंदोलन को समाप्त कर देती हैं। बाल गंगाधर तिलक भी बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण उनके द्वारा भी इस आंदोलन को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाता है और ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता। महत्व की बात करें तो इसने पहली बार राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। इससे पहले राष्ट्रव्यापी आंदोलन जैसी कोई बात चल ही नहीं रही थी। सभी को एक मंच में लाने का इसने प्रयास किया। इसने मुस्लिम लीग को, इसने कांग्रेस को, इसने उदारवादी, इसने उग्रवादी, सभी को एक मंच में लाने का कार्य कर दिया। इसने गांधी जी के लिए भावी राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला तैयार की थी। अर्थात इसके बाद जब गांधीवादी युग आएगा तो उसके लिए लोगों में जो जन जागरूकता है वह फैलाने का काम सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन ने ही कर दी थी। जो स्वराज की भावना है वह भावना लोगों के अंदर जागृत किसने कर दी थी, होम रूल लीग ने ही कर दी थी। कांग्रेस को ऊर्जावान बनाया था। कांग्रेस जो अब धराशाही होने लगी थी, दो दलों में बढ़ चुकी थी, धीरे धीरे से एक मंच में लाई और एक मंच में लाकर उसे ऊर्जावान बनाया। उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी एक मंच पर लाकर उन दोनों की शक्ति को डबल कर दिया। राजनीतिक शून्यता के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन की को गति प्रदान की। होम रूल आंदोलन ने क्या किया, इस समय जो आंदोलन की गति थी, जो राजनीतिक शून्यता थी, उसको भरने का काम किया, राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया और फिर बाद में 1919 अधिनियम की जांच के लिए साइमन कमीशन को भारत बुलाया जाता है कि ये कमीशन कहां तक भारत के लिए सही है, भारतीयों के लिए सही है और कहां तक नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की सीरीज, आगे की कहानी हम समझेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।